बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जो है स्टार्ट करने लगे। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री बेसिक कंसेप्ट। तो केमिस्ट्री को समझने के लिए तो केमिस्ट्री के जो बेसिक चीज़ें हैं उनको समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने आज के लेक्चर को कुछ पॉइंट्स में जो है वो डिवाइड किया। उन पॉइंट्स में पहला पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ एटम, डेफिनेशन ऑफ एटम, एविडेंस ऑफ एटम, और उसके बाद ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल एटम के एविडेंस के लिए, और बाद में एटम की जो है वो एक्सरेज की मदद से जो स्टडी है उसके बारे में हम जो है वो आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको सिंपल व्यू दूंगा इसको समझने के लिए, ताकि चीज़ें जो हैं वो आपको आसानी से जो हैं वो समझ आ जाए। तो सबसे पहले एटम की जो हिस्ट्री है उसकी हम बात कर लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ एटम। एटम की कुछ इस तरह है कि ग्रीक फिलासफर्स डेमोक्रिटस, उसका ये कंसेप्ट था कि एटम जो है वो उसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। तो लफ्ज़ एटम जो है वो निकला है एटमस से, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। ठीक है, यानी कि मज़ीद एटम जो है, इंडिविजिबल का मतलब क्या है कि एटम एक वो ऑन इट्स ऑन यूनिट है, इसको मज़ीद हम तकसीम नहीं कर सकते। बाद में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, इस तरह के जो हैं वो 100 के करीब सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्कवर कर लिए गए। तो इनका कंसेप्ट था ग्रीक फिलासफर्स। डेमोक्रिटस, उसका ये कंसेप्ट था कि एटम को हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। उसके बाद अगली हम बात करते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू था इसकी हिस्ट्री का कि ग्रीक फिलासफर्स ने ये कंसेप्ट दिया कि एटम को हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। उसके बाद इसकी डेफिनेशन की हम बात कर लेते हैं कि एटम जो है इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि एटम जो है क्या। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which may or may not exist freely in nature। कि एटम जो है वो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है जो इंडिविजुअल जो है वो एग्जिस्ट कर भी सकता है, आज़ादाना रह भी सकता है, और एग्जिस्ट नहीं। इसकी दो क्लासेस होगी कि यानी कौन से एटम्स जो हैं वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करेंगे और कौन से एटम्स जो हैं वो इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर हम देखें तो पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप है 8A ग्रुप। उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो इस 8वें ग्रुप को हम कहते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, इनको नोबल गैसेस इसलिए कहते हैं कि ये किसी भी अदर एलिमेंट के साथ जो है वो केमिकल रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, यानी कि इन सब के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिवाय हीलियम के कि जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करती है। यानी कि ये नोबल गैसेस जो हैं ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कि मोनो एटॉमिक ये मॉलिक्यूल्स के तौर पे ये गैसेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती होती हैं। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। तो आपको मैंने बताया कि जो नोबल गैसेस के एटम्स हैं वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकते हैं, जबकि बाकी तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ये भी एग्जिस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि इनका
डुप्लेट और ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है। डुप्लेट से मुराद कि हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि ऑक्टेट से मुराद नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। तो कोई भी एलिमेंट जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हों वो इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी कि इसका एटम की डेफिनेशन क्या होगी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर एंड इट कैन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। इट कैन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी कि एटम जो है इसकी प्रॉपर्टी है ये कि एटम जो है वो केमिकल कॉम्बिनेशन में हिस्सा ले सकता है और लेता है। तो ये तो इसकी होगी बात डेफिनेशन की। अब हम इसकी अगली बात करते हैं इसके एविडेंस के बारे में कि एटम जो है इसका सबूत क्या है कि एटम मौजूद है या नहीं है। तो हम एविडेंस ऑफ एटम की जो है वो कुछ बातें करते हैं। एविडेंस ऑफ एन एटम कि एटम का जो है वो सबूत क्या है। तो सबसे पहली बात ये है कि सबूत ये होता है कि या तो हम उसको देख लें या महसूस कर लें। तो देखने वाली बात अगर हम करें तो कौन सी चीज़ को जो है वो हम देख सकते हैं। तो सबसे पहली विजन की हम बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें हमें नज़र आती हैं और कौन सी चीज़ें जो है वो हमें नज़र नहीं आती। और हमें एटम और मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो वो हमें नज़र क्यों नहीं आते, उसको ज़रा देखें, समझते हैं कि ये मैं एक सफ़ेयर बना रहा हूँ। इस सफ़ेयर का ये है डायमीटर, ए और बी जो है वो क्या है, डायमीटर है इसका। उसके बाद ही ये मेरे पास आ गई है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट में एक आपके पास हो गया क्रस्ट और ये आपके पास हो गया है ट्रफ। और एक क्रस्ट से लेकर दूसरी क्रस्ट तक का जो फासला है इट इज सेड टू बी अ वेवलेंथ। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। के पास होगी है वेवलेंथ। तो कोई भी चीज हमें उस वक्त नजर आती है जब उसका डायमीटर जो है वो विजिबल लाइट की वेवलेंथ के बराबर हो या उससे बड़ा हो। ठीक है, कोई भी चीज हमें कब नजर आती है कि जब उस पार्टिकल का डायमीटर जो है वो विजिबल लाइट की वेवलेंथ के या तो बराबर हो या उससे बड़ा हो। अगर उससे छोटा होगा डायमीटर, उसकी वेवलेंथ से छोटा होगा, तो वो चीज़ हमें नज़र नहीं आएगी। तो इसीलिए हमें गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें नज़र नहीं आते। उसकी वजह यही होती है कि उन मॉलिक्यूल्स का, उन एटम्स का डायमीटर जो है वो मिलियंस टाइम्स स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू दी वेवलेंथ ऑफ दी विजिबल लाइट। अब विजिबल लाइट क्या होती है, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा बनाया हुआ था मैंने कि जो विजिबल रीजन है, यानी कि वो रीजन जिसको हम देख सकते हैं, वो है 400 से 800 नैनोमीटर। अगर आपकी बुक में लिखा होगा 350 टू 750 तो परेशान नहीं होना, ये इसकी एक्यूरेट रेंज है कि 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर जो है ये विजिबल रेंज है। यानी कि इस वेवलेंथ को हम जो है वो देख सकते हैं। इससे ना कम को देख सकते हैं, ना इससे जो है वो ज़्यादा को देख सकते हैं। ठीक है, तो जब विजिबल लाइट आ जाए तो इसका मतलब होगा कि इसकी वेवलेंथ जो है वो 400 से 800 नैनोमीटर की रेंज में है। तो अब एटम जो है, जो कि इसका डायमीटर मिलियंस टाइम्स स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू दी वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट, तो इसलिए हम एटम को जो है वो विजिबल लाइट से देख नहीं सकते। तो उसके लिए हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने लिखा कि ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, हम चीज़ों को बड़ा करने के लिए माइक्रोस्कोप जो है छोटी चीज़ों को देखने के लिए यूज़ करते होते हैं। तो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप जो है उसकी भी एक रेंज है कि आम जो माइक्रोस्कोप है, मतलब ये आपके पास हो गया ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। तो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप जो है वो 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ को देख सकती है बस। जबकि अगर हम एटम की बात करें, जो कि नेक्स्ट हम जो है वो उसको स्टडी करेंगे, कि एटम का जो डायमीटर है वो 0.2 नैनोमीटर होता है। तो लिहाजा हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए एटम को जो है वो नहीं देख सकते। उसकी वजह कि इसकी जो लिमिट है, इसकी जो रेंज है वो है 500 नैनोमीटर, जबकि एटम का जो डायमीटर है वो
0.2 नैनोमीटर होता है। तो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप भी एटम को देखने के लिए हमारे काम की चीज़ जो है वो नहीं है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम यूज़ करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपके पास हो गया नी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट, क्योंकि विजिबल लाइट का तो मामला क्लियर हो गया ना कि उसको हम यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो है वो मिलियंस टाइम ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू द डायमीटर ऑफ द एटम। तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हम यूज करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो तकरीबन उसके साथ जो है वो डायमीटर के साथ वो मैच कर जाती है, तकरीबन उसके बराबर है। तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करके हम एटम को जो है वो देख सकते हैं। तो अगर आप देखें तो आपकी बुक में ऐसे जो है वो बैंड्स बने हुए होंगे। अपनी बुक देखें फर्स्ट ईयर की, तो उसमें जो है वो क्या होगा कि ऐसे बैंड्स बने हुए होंगे। वो बैंड्स जो हैं वो ब्राइट एंड डार्क बैंड्स आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है जी, ब्राइट बैंड्स भी हैं और उसके बाद ही डार्क बैंड्स भी हैं। जो ब्राइट बैंड्स हैं ये पिक्चर है एटम्स की। Bright band is due to the presence of carbon atoms of graphite। जो आपकी बुक में जो है वो पिक्चर दी हुई है वो ग्रेफाइट के जो है वो स्ट्रक्चर की पिक्चर है कि उसमें ब्राइट बैंड्स भी हैं, उसके अंदर जो है वो डार्क बैंड्स भी हैं। जो ब्राइट बैंड्स हैं वो किसी वजह से हैं, वो ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ कार्बन एटम्स हैं। और डार्क बैंड्स जो हैं वो किस वजह से हैं कि वहाँ पे एटम्स मौजूद नहीं है। मैं इसका थोड़ा एविडेंस देता हूँ कि ऐसा क्यों है कि डार्क एंड ब्राइट बैंड्स जो है वो उसकी वजह क्या है। ये जो स्ट्रक्चर लिया गया है ये किसका लिया गया है, ग्रेफाइट के जो है वो एटम्स का। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर लेयर्स में होता है। तो जिन लेयर्स में जिस हिस्से में जो है वो एटम्स होंगे वो ब्राइट बैंड के तौर पे जो है वो अपीयर होंगे ग्राफ में, स्पेक्ट्रम में। और जहां पे एटम्स मौजूद नहीं होंगे वहां पे डार्क जो है वो स्पेसेस बन जाएंगे। इसकी वजह भी आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि जब हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के ऊपर, मतलब आपके पास ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में डिफरेंट लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स हैं। तो जब हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर फेंकेंगे ना तो जो कार्बन के एटम्स हैं वो एक्साइटेड हो जाएंगे। एक्साइटेड से मुराद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एनर्जी हासिल करके अपने से अगले शेल में चले जाएंगे। और जब वो न्यूक्लियस के पुल की वजह से डी एक्साइट होंगे तो जितनी एनर्जी उन्होंने ऑब्जॉर्व की होगी वो उतनी रिलीज कर देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास स्पेक्ट्रम में जो है वो ब्राइट बैंड जो है वो अपीयर होगा। जहां पे एटम्स मौजूद ही नहीं है उसके ऊपर जब हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फेंकेंगे तो वहां पे तो एटम है ही नहीं, तो वो एक्साइटेड नहीं होंगे। जब वो एक्साइटेड नहीं होंगे एनर्जी रिलीज नहीं होगी। जब एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो वहां पे डार्क जो है वो बैंड जो है वो अपीयर हो जाएगा। ठीक हो गया। मसलन देखें, जो कोई भी एटम होता है ना उस एटम के मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये एटम हो गया, इसके जो मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स हैं ये शेल्स हैं। जब हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर फेंकेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी हासिल करके अपने से अगले शेल में जो है वो चले जाएंगे। और जब वो न्यूक्लियस के पुल की वजह से वापस आएंगे तो सर्टन वेवलेंथ की रेडिएशंस को एमिट करेंगे और वो रेडिएशंस ब्राइट बैंड के तौर पे अपीयर होंगी। ठीक हो गया। यानी कि जो आपकी बुक में जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें जो ब्राइट लाइंस हैं वो किस वजह से कि वो एटम्स की एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से जो एनर्जी रिलीज हुई है उसकी वजह से ब्राइट बैंड जो है वो अपीयर हुआ ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के लिए। ये और ग्रेफाइट में मिसिंग होते हैं एटम्स, यानी कि स्ट्रक्चर में एटम गैप आता है, एटम्स के दरमियान गैप आता है। और जहां पे एटम्स मौजूद नहीं होंगे वहां पे डार्क लाइंस जो हैं वो अपीयर हो जाएंगी। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी कि जो आपकी बुक में आपको नजर आ रहे हैं बैंड्स, उन बैंड्स के बनने की वजह जो है वो क्या है।
अगली हम बात करेंगे इसकी एक्सरे स्टडी की, एक्सरे स्टडी ऑफ एटम। जब एटम की एक्सरेज स्टडी की गई तो उसमें देखा गया कि इसका जो डायामीटर है एटम का, डायामीटर ऑफ एन एटम, वो तकरीबन 2 × 10⁻⁻10 मीटर था डायामीटर, जो कि अगर इसको हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 0.2 नैनोमीटर जो है वो इसका डायमीटर बनेगा। एक्सरे स्टडी जब इसकी की गई तो देखा गया कि इसका जो मैस है, एटम का जो मैस होता है वो 10⁻27 किलोग्राम टू 10⁻25 किलोग्राम होता है, -25। ठीक है। अच्छा, अगर मसलन सवाल पैदा हो कि ये कौन से एटम जो है उसका डायमीटर है, कौन से एटम का जो है वो मैस है, तो आपने याद रखना है कि ये वाला मैस और डायमीटर बात हो रही है कार्बन के एटम्स की। यहाँ पे इस टॉपिक में यानी कि इस बेसिक में कार्बन के एटम को स्टैंडर्ड रखा गया है, जो कि ग्रेफाइट का कार्बन एटम है। तो ये जो बातें हो रही हैं कि एटम का डायमीटर कितना है जी, तो तमाम एटम्स का थोड़ी डायमीटर इतना होगा, तो ये स्टैंडर्ड रखा गया है किसको, कार्बन को, कि कार्बन का जो डायमीटर है वो 0.2 नैनोमीटर होता है, और इसका जो मैस है कार्बन के एटम का वो 10⁻⁻27 किलोग्राम टू 10⁻⁻25 किलोग्राम होता है। एटम इतना छोटा होता है कि अगर हम एक फुल स्टॉप लगाएं अपने पेन से, फुल स्टॉप लगाएं रजिस्टर के ऊपर, तो उसमें 2 मिलियंस एटम्स जो हैं वो समा जाते हैं। ठीक है, यानी कि इतना स्मॉल होता है कि अगर हम एक फुल स्टॉप जो है वो लगा दें एक अपने बोर्ड के ऊपर, पेपर के ऊपर पेन की मदद से, तो जो इंक के एटम्स होंगे ना, इंक के पार्टिकल्स होंगे, वो 2 मिलियंस होंगे, यानी कि 2 मिलियंस एटम्स उसमें इंक के जो है वो आ जाएंगे अगर हम एक उसमें फुल स्टॉप जो है वो लगाएंगे। उसके बाद इतना छोटा होता है कि इसका मैस जो है ना, मतलब एक सवाल भी एक बार आया था ये कि जो है वो हाउ द मैस ऑफ द एटम्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। क्वेश्चन आपका जो है वो बनता है इसमें, हाउ द मैस ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस्ड, कि हम एटम के मैस को जो है वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो उसके लिए आपने लिखना है भी इसका हम AMU में इसका मैस कैलकुलेट करते हैं, यानी कि एटॉमिक मैस यूनिट। ठीक है, और जो एक AMU होता है, एक AMU 1.661 × 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो 1.661 × 10⁻⁻24 ग्राम के जो है वो बराबर होगा। ठीक हो गया। तो ये हमारी बातें थी आज के टॉपिक में, हमने जो डिस्कस किया। तो सबसे पहले हमने हिस्ट्री ऑफ एटम की बात की, तो ग्रीक फिलासफर्स ने कंसेप्ट दिया कि हाइड्रोजन जो है, सॉरी एटम जो है, इसको हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन की बात की कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, जिसको हम विच मे आर मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। फिर हमने उसकी जो है वो एविडेंस की बात की। एविडेंस, उसके सबूत के लिए हमने कहा कि विजिबल लाइट से हम एटम को जो है वो नहीं देख सकते। उसकी वजह क्या पड़ी हमने कि विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो डायमीटर ऑफ एटम के मिलियंस टाइम्स जो है वो ग्रेटर होती है, इसलिए हम उसको नहीं देख सकते। उसके लिए ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के बारे में हमने पढ़ा कि जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप है, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप भी हमारे काम की नहीं है, उससे हम एटम को नहीं देख सकते। उसकी वजह क्या है कि ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप की जो रेंज है वो 500 नैनोमीटर तक की है, जबकि एटम का जो डायमीटर है वो 0.2 नैनोमीटर होता है। तो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप की मदद से हम एटम को जो है वो नहीं देख सकते। फिर हमने कहा कि इसको हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से, कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसमें हम विजिबल लाइट की बजाय बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो यूज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो वेवलेंथ है वो डायमीटर ऑफ एटम के तकरीबन बराबर ही होती है। इसलिए बाय यूजिंग अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कैन सी द एटम। और उसके बाद आपको बताया कि आपकी बुक में जो बैंड्स बने हुए हैं, जिसको 15 मिलियंस टाइम जो है वो एम्पलीफाई करके दिखाया गया है,
वो दो बैंड्स आपको नजर आए, ब्राइट एंड डार्क। फिर हमने उसकी वजह भी पढ़ी कि ब्राइट बैंड्स की वजह क्या है, डार्क बैंड्स की वजह क्या है। फिर हमने बताया कि जो पिक्चर है वो किसकी है, वो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की है। ग्रेफाइट में एटम्स जो है वो लेयर्स की शक्ल में होते हैं। तो जो एटम्स हैं, जब उनके ऊपर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम फेंकेंगे तो वो एक्साइटेड हो जाएंगे। एक्साइटेड का मतलब होता है कि वो अपने एक ऑर्बिट से जो है वो अगले ऑर्बिट में चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब वो डी एक्साइट होंगे वो तो एनर्जी रिलीज कर देंगे, और वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो ब्राइट बैंड की शक्ल में जो है वो आपके स्पेक्ट्रम में अपीयर होगी। उसके बाद यहाँ पे एटम्स मिसिंग हैं, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में एटम्स मिसिंग है, तो वहां पे तो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन जो है वो नहीं हो सकेगी। जब एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन नहीं होगी, वहां पे डार्क लाइंस जो है, डार्क बैंड अपीयर होगा आपके स्पेक्ट्रम में। उसके बाद हमने एक्सरे स्टडी की कि एक्सरे स्टडी में हमने जो है वो पढ़ा कि एटम का जो डायमीटर है वो 0.2 नैनोमीटर होता है, और इसका मैस रेंज करता है 10 की पावर -27 किलोग्राम टू 10 की पावर -25 किलोग्राम। और इसके बाद हमने कहा कि इसका जो मैस है एटम का, वो हम एटॉमिक मैस यूनिट में कैलकुलेट करते हैं, AMU में। जो एक AMU है वो बराबर होता है 1.661 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम के। अगर इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो 1.661 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम के बराबर होगा। मैंने कहा इतना छोटा होता है कि अगर हम एक फुल स्टॉप लगाएं तो उस फुल स्टॉप में 2 बिलियंस एटम्स जो हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कोई नया टॉपिक लेके आएंगे जिससे चीज़ें आपके लिए मज़ीद जो है वो आसान से आसान होती जाएँ। अल्लाह हाफिज़।